हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्ज़ाम। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीटेट 2024 की तैयारी के लिए सीटेट 2012 पेपर सेकंड जूनियर स्तर के लिए सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी बाल विकास मनोविज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो ये आपका सीटेट सीडीपी साल पेपर 2 होगा 2012 का, और ये आपका सीटेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होगा। तो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सीटेट 2012 पेपर सेकंड जूनियर स्तर सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी बाल विकास मनोविज्ञान के 30 बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को उसके ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से हम लोग विस्तृत रूप से हल करेंगे। तो दोस्तों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सीटेट 2012 पेपर सेकंड जूनियर स्तर बाल विकास मनोविज्ञान में सीडीपी में कि विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय डैश 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 के सही अनुपात में होना चाहिए। तो यहाँ दोस्तों अगर बात करेंगे इस पहले नंबर के प्रश्न में, तो आपका ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का कठिनाई स्तर सही और राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। देखिए, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय का कठिनाई स्तर के सही अनुपात में होना चाहिए। अर्थात विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया की अपेक्षा का आदर्श प्रतीक्षा समय कठिनाई स्तर के सही अनुपात का होना आवश्यक है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा इस पहले नंबर के प्रश्न में। नेक्स्ट दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे। इस प्रकार का प्रश्न डैश 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 का एक उदाहरण है। तो अगर इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं तो ये किसका उदाहरण होगा? तो ये होता है उच्च स्तरीय औपचारिक का। अर्थात विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में हम अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे। इस प्रकार का प्रश्न उच्च स्तरीय औपचारिक चिंतन का उदाहरण माना जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि सीखने डैश 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 आकलन और अनुदेशन के बीच डैश 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 के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो यहाँ अगर देखेंगे इस रिक्त स्थानों की पूर्ति में तो क्या भरा जाएगा? तो ये भरा जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के लिए और संबंधों। अर्थात सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। सीखने के लिए आकलन निर्माणात्मक आकलन कहलाता है और आकलन के इस प्रयोजन में छात्रों को रचनात्मक प्रतिक्रिया हेतु समर्थ बनाना है, जिससे उनके सीखने में तथा उनके प्रभावी प्रगति में सहयोग हो सके। इसमें शिक्षक अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वहन करता है। अतः सीखने में आकलन और अनुदेशन के बीच दृढ़ संबंध होना चाहिए। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 4 नंबर पर अगला प्रश्न है कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अर्थात आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ध्यान देंगे, देखिए, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थियों के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बचाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। अर्थात आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी को बाह्य नहीं बल्कि आंतरिक प्रेरणा की आवश्यकता होती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द डैश 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 के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। तो यहाँ अगर बात करेंगे सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना के बारे में, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जेफी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा सूचना प्रकरण सिद्धांत के द्वारा समर्थित किया जाता है। इस प्रकार सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की योजना में विद्यार्थियों की वृद्धि एवं विकास हेतु शैक्षिक एवं सह शैक्षिक दोनों रूपों को शामिल किया जाना चाहिए। और जेपी गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना सिद्धांत केवल बुद्धि को ही परिभाषित करती है।
उसमें व्यापक शब्द सार्थकता सिद्ध नहीं हो पाती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर पर अगला प्रश्न है, कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को डैश 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 करते हैं, यह सीखने के वातावरण डैश डैश डैश। तो दोस्तों यहाँ दोनों जगहों और भरने की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए रूपांतरित और को क्षुब्ध करता है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार के जेंडर को रूपांतरित करते हैं यह सीखने के वातावरण को क्षुब्ध करता है। अर्थात शिक्षक एवं विद्यार्थी का जेंडर रूपांतरण कक्ष में सीखने के वातावरण पर निर्भर करता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 7 नंबर पर अगला प्रश्न है कि उपलब्धि अभिप्रेरणा है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का क्या है? उपलब्धि अभिप्रेरणा है चुनौतीपूर्ण कार्य करने पर डटे रहने की प्रवृत्ति। अर्थात उपलब्धि अभिप्रेरणा चुनौतीपूर्ण कार्य करने पर डटे रहने की प्रवृत्ति होती है। अर्थात उपलब्धि अभिप्रेरणा में कार्यों को चुनौती के तौर पर स्वीकार किया जाता है। इस कार्य के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना पड़ता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति उपलब्धि अभिप्रेरणा में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 8 नंबर पर अगला प्रश्न है कि विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तन को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि, तो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है यह दर्शाती है कि पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिका विद्यालय में भी होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि विज्ञान के प्रयोगों में अगर सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तन को धोने के लिए कहते हैं, तो यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती है। अर्थात पुरुष और स्त्री में विद्यालय से सीखे हुए प्रयोगों के कारण रूढ़िगत भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 9 नंबर पर अगला प्रश्न है, सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि डैश 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 का एक सशक्त साधन है। तो सीबीएसई के द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि जो है यह आपका सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने का एक सशक्त साधन है। अर्थात सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने का एक सशक्त साधन है, मजबूत साधन है। अर्थात सीबीएसई ने जिस समूह परियोजना गतिविधि का निर्माण किया है उससे सामाजिक भागीदारिता सुगम हो जाती है, आसान हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे 10 नंबर पर अगला प्रश्न है कि रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसीज परीक्षण डैश डैश परीक्षण का उदाहरण है। तो रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसीज परीक्षण जो है यह संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक का उदाहरण है, क्योंकि रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसीज परीक्षण संस्कृत मुक्त बुद्धि लब्धांक परीक्षण का उदाहरण है। अर्थात प्रोग्रेसिव मैट्रिसीज परीक्षण रेवन का परीक्षण है जो संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक परीक्षण का उदाहरण है और इस परीक्षण को संस्कृति से मुक्त रखा जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे 11 नंबर पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं है? तो पाठ्य योजना में जो शामिल नहीं होगा वह हो जाएगा आपका योजना की दृढ़ता। योजना की दृढ़ता का सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं होता है, जबकि अगर बात करेंगे शिक्षण का ज्ञान, शिक्षार्थियों का ज्ञान और उद्देश्यों की स्पष्टता का सिद्धांत, ये तीनों जो है वो आपका पाठ्य योजना में शामिल होता है, लेकिन योजना की दृढ़ता ये जो है वो पाठ्य योजना में शामिल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 12वां प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अनिवार्य शब्द का मतलब होता है कि उसमें उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। क्योंकि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का मतलब होता है कि उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 13वां प्रश्न है कि अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है? अधिगमकर्ता का स्वनियमन का मतलब होता है अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। अर्थात अधिगमकर्ता का स्वनियमन का मतलब है कि अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। अर्थात इसमें सीखने वाले का अधिगमकर्ता को स्वयं नियमन अनुवीक्षण करना पड़ता है। अतः अधिगमकर्ता में स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता
होनी चाहिए, यानी कि सेल्फ असेसमेंट यानी खुद का आकलन करने का हुनर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 14वां प्रश्न है, मैडम चाय खाती है वाक्य। मैडम चाय खाती है यह वाक्य जो है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। क्योंकि मैडम चाय खाती है यह वाक्य जो है वाक्य विन्यास की दृष्टि से तो सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत इसलिए होगा क्योंकि वाक्य अर्थ एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही वाक्य मैडम चाय पीती है होना चाहिए, न कि चाय खाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 15वां प्रश्न है, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग डैश 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 की ओर संकेत करता है। तो सीखने के सिद्धांतों के बारे में स्कैफोल्डिंग जो है यह सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग की ओर संकेत करता है। अर्थात सीखने के सिद्धांतों के बारे में स्कैफोल्डिंग सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग की ओर संकेत करता है। इसमें नवीन ज्ञान के साथ पूर्व ज्ञान भी मिश्रित होता है। पूर्ण ज्ञान के आधार पर सीखने में वयस्कों को सहायता मिलती है, इसलिए स्कैफोल्डिंग सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर पर अगला प्रश्न है कि एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को डैश 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 के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। तो यहाँ आपका सही जवाब होगा पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। क्योंकि एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया, इस खबर को पदानुक्रमिक आवश्यकताओं के सिद्धांत के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। पदानुक्रमिक आवश्यकता के अनुसार सर्वप्रथम व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता होती है, उसके बाद ही उसकी अन्य आवश्यकताएं निर्धारित होती है। अतः उस महिला ने भोजन के लिए अपने बच्चे को बेच दिया, तो यह आपका पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे 17 नंबर पे अगला प्रश्न है कि बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को डैश 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 है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को डैश डैश है। तो यहाँ अगर बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी घटाता प्रभावित नहीं करता सही होगा। क्यों? क्योंकि बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को घटाता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। अतः बुद्धि लब्धांक के आधार पर विद्यार्थियों का वर्गीकरण नहीं करना चाहिए, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे 18 नंबर अगला प्रश्न है, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के जो उदाहरण होंगे वह होगा आपका प्रगतिशील विद्यालय। जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण प्रगतिशील विद्यालय होगा। इस तरह के विद्यालय में लैब में प्रयोग की भांति शैक्षिक गतिविधियों का संचालन किया जाता है। चलचित्रों, प्रयोगों तथा लैब द्वारा भावी शिक्षक तैयार किए जाते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी प्रगतिशील विद्यालय सही हो जाएगा। 19 नंबर पर अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? ए आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, बी वैयक्तिकता और विनिमय, सी अच्छे अंतः वैयक्तिक संबंध, डी सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो यहाँ 19 नंबर के प्रश्न में अगर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए और बी आपका करेक्ट और राइट आंसर होगा। क्योंकि लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण तथा वैयक्तिक एवं विनिमय का अनुसरण करते हैं। कोहलबर्ग का मानना है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चे नैतिक विकास के पूर्व परंपरागत स्तर की अवस्था में होते हैं और इस अवस्था में बच्चों का निर्णय आत्म केंद्रित होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे 20 नंबर पे अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। अगर विद्यार्थी ऐसा बोलता है तो यहाँ हम क्या कहेंगे? यहाँ हम ये कहेंगे कि अच्छा आपके दादाजी आए हैं। क्योंकि एक विद्यार्थी अगर ऐसा बात कहता है तो एक शिक्षक होने के नाते हमारी प्रतिक्रिया होनी चाहिए कि अच्छा आपके दादाजी आए हैं। इस प्रकार के सम्मानजनक शब्दावली का प्रयोग शिक्षक द्वारा करने पर बच्चे भी उन्हीं का अनुकरण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 21वां प्रश्न है, डैश 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 के अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। तो यहाँ आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता।
क्योंकि घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषता में निम्नलिखित विशेषताएं शामिल नहीं होती हैं, जैसे कि यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है, व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता। अन्य सभी विकल्प जो है वो घटना वृत्तांत की विशेषताएं होती हैं, लेकिन बी ऑप्शन जो है ये आपका घटना वृत्तांत की विशेषताएं नहीं होती हैं। नेक्स्ट आगे 22 नंबर पर अगला प्रश्न है, मिश्रित आयु वर्ग के विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डैश 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 का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ मिश्रित आयु वर्ग के विद्यार्थियों की बात अगर की जा रही है तो यहाँ पे आपका विकासात्मक अवस्थाओं राइट आंसर होगा, क्योंकि मिश्रित आयु वर्ग के विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार करने वाले शिक्षक के लिए विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जब शिक्षक मिश्रित आयु वर्ग के विद्यार्थियों के साथ रहता है तो उसे विकास की सभी अवस्थाओं जैसे कि बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन सभी का ज्ञान आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे 23वां प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं वो बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, क्योंकि उन्हें अपने कार्य करने के लिए किसी के सहयोग लेने की आवश्यकता नहीं होती है, वे अपना कार्य पूर्ण करने में स्वतः समर्थ होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे 24वां प्रश्न है कि संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। तो यहाँ अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान से समझिएगा, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है, जैसे कि विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, अर्थात संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति में विकास का सिद्धांत कहता है कि विकास की अवस्था क्रमिक होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 25वां प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष जो है वह आपका आयु के अनुसार अधिक समझाती हो गई, आयु के अनुसार अधिक समझाती हो गई, अर्थात उपरोक्त अधिनियम के कार्य रूप में परिणत होने के बाद क्लास में आयु के अनुसार अधिक समझाती हो गया, यहाँ विषम जातीयता जो है वो कम हुई। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे 26 नंबर पर अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन जो है यह आपका जॉन डीवी के द्वारा किया गया, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा व्यवस्था बाल केंद्रित होनी चाहिए, प्रत्येक स्थिति में बालक के विकास का ध्यान रखा जाना चाहिए, अतः जॉन डीवी बाल केंद्रित शिक्षा के पक्ष में थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे 27वां प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन यानी कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, क्या अर्थ है। तो ये होता है ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नत करना, इसको हम एक्सेलरेशन या संवर्धन कहते हैं। अर्थात प्रतिभाशाली बच्चों को उच्च ग्रेड में कर दिया जाता है, उसे अपने वर्तमान ग्रेड से ऊपर उच्च ग्रेड में कर दिया जाता है, इससे बालकों की प्रतिभा का विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे 28वां प्रश्न है, एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को इस तथ्य को अनदेखा कर देना चाहिए तथा ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए, इससे बच्चे पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 29वां पहला प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यहाँ अगर देखेंगे प्रतिभाशाली विद्यार्थी के बारे में तो आपका ऑप्शन नंबर बी, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना सही हो जाएगा, क्योंकि दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि होगी। अतः प्रतिभाशाली बच्चों को दी गई संकल्पनाओं के अनुसार मौलिक नाटक लिखना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 30 नंबर पर आखिरी प्रश्न होगा इस वीडियो में, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है।
तो यहाँ आपका हो जाएगा शल्य चिकित्सक। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था शल्य चिकित्सक हो सकती है। यहाँ शारीरिक गतिक बुद्धि का मतलब है शारीरिक गतिविधियों से, अतः शारीरिक गतिक बुद्धि से तात्पर्य शारीरिक गतियों पर नियंत्रण करने तथा उसमें प्रवीण होने से है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए शल्य चिकित्सक आपका यहाँ पे सही और राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने सी-टेट 2012 पेपर सेकंड जूनियर स्तर का CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी बाल विकास मनोविज्ञान के सभी 30 प्रश्नों को हम लोगों ने उसके ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से विस्तृत रूप से हल किया है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपकी आगामी सी-टेट 2024 की परीक्षा के लिए बहुत हेल्प करेगा आपकी तैयारी में कि किस स्तर के प्रश्न जो है वो सी-टेट की परीक्षा में बाल विकास मनोविज्ञान में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का।